जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने लेके आया था। ठीक आज के क्लास में भी हम 20 वही महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए लेकर आए। मतलब आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए ये बनेगा और गारंटी चांसेस है कि ये सब सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर सवाल से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज अपने क्लास को हम शुरू करते हैं और जानते हैं क्या क्या सवाल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहला आप लोग थंबनेल देख के अंदाजा इस चीज़ का लगा चुके होंगे कि आज हमको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अपने अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। एक एक सवाल को करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमें क्या पूछा है। तो सबसे पहला सवाल है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFC MFI ऑन विच डे। मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कब जारी करता है, किसके लिए? तो NBFC के लिए और MFI के लिए कब जारी करता है। तो आपको बता दें कि ये 2 दिसंबर 2011 ईस्वी को करता है। कब करता है? 2 दिसंबर 2011 ईस्वी को करता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है आप लोग को और अच्छे से करते रहना है। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हु वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल फॉलोइंग द बैटल ऑफ प्लासी। मतलब बैटल ऑफ प्लासी के समय किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो आपको बता दें कि जब बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था, प्लासी का युद्ध चल रहा था, उस समय बंगाल का नवाब और किसी को नहीं तो मीर जाफर को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर और अपना अगला सवाल जानने का हम प्रयास करते हैं। हमारा अगला सवाल है कि द कोडावा कम्युनिटी ऑफ कुर्ग, एक जाति होता है जिसे हम कोडवा कम्युनिटी कहते हैं, ऑफ कुर्ग वर्शिप वीपन्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल। मतलब कुर्ग का एक जाति होता है, कुर्ग समाज का एक जाति होता है जिसे कोडवा कहा जाता है। वो अपने हथियारों का पूजा करते हैं। कौन से फेस्टिवल में? कौन से फेस्टिवल में वो हथियारों का पूजा करते हैं? तो आपको बता दें कि वो कैलीपोड नामक फेस्टिवल में, त्यौहार में अपने हथियारों की वो लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर अपना अगला सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। तो हाउ मेनी कलर डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ। कितने सनलाइट, मतलब सनलाइट जो है कितने कलर को अपने अंदर समाहित रखता है। कितने कलर सनलाइट, मतलब कितने कलर जो है सन से निकलते हैं, सूर्य से कितने रोशनी निकलते हैं। तो आप लोग को ये सवाल पता भी होगा, तो आप लोग को बता दें कि सूर्य से 7 किरणें निकलती है, 7 कलर निकलती है, 7 वर्ण निकलते हैं, जिसे हम विव ग्योर की संज्ञा देते हैं। विव ग्योर की संज्ञा देते हैं। अब चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर अपना अगला सवाल जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगला सवाल है द कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन। कामाख्या मंदिर जो है कहाँ पर लोकेटेड है? कामाख्या का जो मंदिर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो आप लोग को बता दें कि कामाख्या का मंदिर और कहीं नहीं, असम के गुवाहाटी में है। कहाँ पर है? तो असम के गुवाहाटी में लोकेटेड है। क्या, कौन सा मंदिर? तो कामाख्या का मंदिर असम के गुवाहाटी में लोकेटेड है। तो अगर आपको ये सब सवाल समझ में आ रहा है, अगर आप इसका जवाब दे रहे हैं तो जल्दी से जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, ताकि आपको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं इसमें अच्छी तैयारी हो रही है। अब चलिए अपने अगले सवाल की और अगला सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद। इन जो निम्न ये जो किताब लिखा हुआ है, ये किताब में कौन से किताब जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। तो आपको बता दें राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक किताब की रचना की गई थी। कौन सी किताब? इंडिया डिवाइडेड नामक किताब की रचना की गई थी। मतलब इंडिया का जब विभाजन हुआ था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक किताब लिखा था जिसे हम इंडिया डिवाइडेड के नाम से जानते हैं। अब चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर अपना अगला सवाल जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगला सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय जेम्स मिल अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट इन 1817। एक स्कॉटिश का अर्थशास्त्री था जिसका नाम जेम्स मिल था।
उन्होंने 1817 में एक पुस्तक की रचना करती है। तो इनमें से वो कौन सी पुस्तक रहती है उसे आप बताइए। तो इनमें से आपको बता दे द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया की रचना वो करते हैं। मतलब इतिहास जो है ब्रिटिशरों की भारत में क्या थी उसकी रचना किसने किया था? तो जेम्स मिल ने किया था। वो जेम्स मिल थे कौन? तो जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे जो कि 1817 में इसकी रचना करते हैं। अब चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अपना अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल में क्या कहना चाह रहा है। हमारा अगला सवाल है, मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट डैश पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ अ भारत माता पोर्ट्रेइंग हर एज एन एस्थेटिक फिगर। मतलब किसके द्वारा, मतलब स्वदेशी मूवमेंट से जब वो निकल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट जब खत्म हो गया था, तो किसने बहुत ही सुंदर चित्रकारिता को दिखाते हुए, भारत माता की सुंदर चित्रकारिता को दिखाते हुए एक अच्छा सा फिगर को ड्रॉ किया था? तो आपको बता दे किसी और ने नहीं, अबिंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? अबिंद्रनाथ टैगोर ने ही इसकी रचना की थी जब स्वदेशी मूवमेंट को हटाया गया था, खत्म कर रहा था, स्वदेशी मूवमेंट से हम हट रहे थे तब। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफिसर अंडर अलाउद्दीन खिलजी वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मर्चेंट टू इंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब माल का, सामान का, गुड्स का, वस्तु का आदान प्रदान आसानी से हो सके और उसका जो भी रिपोर्ट हो उसका लेखा जोखा एक तैयार किया जाएगा किसी एक ऑफिसर के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर जो ऑफिसर काम करता था उस ऑफिसर को वो क्या कहता था? तो उस ऑफिसर को अलाउद्दीन खिलजी शाहना-ई मंडी कहता था। क्या कहता था? उस ऑफिसर को शाहना-ई मंडी कहता था। कौन कहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी कहता था। तो आप लोग को अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 32 के बारे में आपको बता दें, आर्टिकल 32 हमारे संविधान का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है और आर्टिकल 226 भी आर्टिकल 32 के तरह ही रूपरेखा का प्रदान करता है। अगर हम आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32 हमें 5 तरह का रिट इशू करता है, जिस रिट के तहत जिस याचिका के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी मूल आवश्यकता तो नहीं, मतलब हमारा जो अधिकार है, मूल अधिकार जिसको कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स जिसको कहते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हम लोग क्लेम कर सकते हैं। अगर उसका हनन होता है तो इस 5 रिट के तहत हम फंडामेंटल राइट्स जो हमारा हनन होगा तो इस 5 रिट के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 5 रिट है। कौन कौन सा रिट है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर तो तरह तरह का मैंडेमस है, सरसरी रिट है, क्यू वारंटो है, तो इसी तरह का रिट है। हमारा कुल 5 रिट इसमें जारी किया जाता है। अब चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर। इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट? मतलब जितना भी तरह का खर्च व्यय होगा राज्य या केंद्र सरकार के तहत, उसका लेखा जोखा कौन रखता है? तो आपको बता दें उसका लेखा जोखा और कोई नहीं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रखता है। कौन रखता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रखता है और कैग के द्वारा, मतलब इसको कैग भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं, CAG। तो कैग के तहत जितने भी लेखा जोखा, जितना भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके तहत जो भी व्यय होगा उसकी लेखा जोखा कैग तैयार करेगा। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है। तो हमारा अगला सवाल है, पुष्य मित्र हु वाज द कमांडर ऑफ बृहदत्त, द लास्ट मौर्यन इंपरर, killed the king and established a new dynasty, which of the following was his dynasty? मतलब पुष्यमित्र जो था वो जो कमांडर था, किसका कमांडर था? तो बृहदत्त का बृहदत्त का जो शासनकाल चल रहा था उस समय उसका कमांडर था। और बृहदत्त जो था लास्ट शासक था अपने वंश का। तो बृहदत्त अपने लास्ट शासक था वंश का, उसको मारकर पुष्यमित्र ने कौन सी डायनेस्टी, कौन सी वंश की स्थापना की थी? तो उसको मारकर पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी, क्योंकि पुष्यमित्र जो था शुंग वंश, उसका जो टाइटल था पुष्यमित्र शुंग ही था, इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी, जो कि कमांडर था बृहदत्त वंश का, मतलब बृहदत्त का। और बृहदत्त को मार के ही अपने
मतलब अपने डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर, हमें अपना अगला सवाल को जानते हैं। अगला सवाल हमें क्या कह रहा है। हमारा अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज कॉल्ड 5 ट्रेजर ऑफ ग्रेट सो। 5 ट्रेजर ऑफ ग्रेट सो, 5 ट्रेजर ऑफ ग्रेट सो, इनमें से किस माउंटेन को कहा जाता है? तो अगर आप लोग को इस सवाल का जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, नहीं तो मैं आपको इस सवाल का जवाब बताता हूं। तो आपको बता दें कि 5 ट्रेजर ऑफ ग्रेट सो कंचनजंगा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कंचनजंगा को 5 ट्रेजर ऑफ ग्रेट सो कहा जाता है। अब चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर अपना अगले सवाल जानने की प्रयास करते हैं। राइट द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। राइट द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे भारत में कौन सा है? तो आपको बता दें सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे भारत में NH7 है। कौन सा है? NH7 है। तो आप लोग अभी तक कितने NH को जानते हैं? तो जल्दी जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, अपने अपने कमेंट बॉक्स में इसको ड्रॉप करते जाएं। अपने कौन कौन से NH को जानते हैं, किस किस NH पे आपने ट्रेवल किया है, उसको आप लोग जरूर अपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अपना अगला सवाल जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। हमारा अगला सवाल है विच माउंटेन रेंज स्टार्ट नियर गुजरात विच पासेस थ्रू महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश ईस्ट टिल छत्तीसगढ़। मतलब कौन सा ऐसा माउंटेन रेंज है, कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो कि गुजरात से शुरू होती है, महाराष्ट्र में घुसती है। मैप को अपने दिमाग में रखिएगा, क्या कह रहे हैं? गुजरात से शुरू होती है, महाराष्ट्र में जाती है, मध्य प्रदेश में भी जाती है और छत्तीसगढ़ में जाके खत्म हो जाती है। तो आपको बता दें ये सतपुरा रेंज है। कौन सा है? सतपुरा रेंज है। कौन सा रेंज है? तो आपको बता दें कौन सा रेंज? सतपुरा रेंज है। ठीक है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ही है जो कि गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाके एंड कर देती है। तो चलिए अपने अगले सवाल की ओर अपना अगला सवाल जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। अपना अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल इन बिहार, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो कौन सा ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ईस्टर्न डिस्टर्बेंस या वेस्टर्लीज या सभी, उपयुक्त सभी? तो आपको बता दे बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में पश्चिमी में डिस्टर्बेंस जो होता है, पश्चिम में जो डिस्टर्बेंस होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बिहार में, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में बारिश पड़ती है। तो बारिश पड़ने का सबसे बड़ा कारण बिहार में, उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में क्या है? तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो और कोई नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग करते जाएं, देखते जाएं, लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, दोस्तों तक फैलाते जाएं। अब चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर अपना अगला सवाल जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगला सवाल है इन विच ईयर इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट वाज लॉन्च। इंडिया का पहला बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कब लॉन्च किया गया? भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना कब लॉन्च किया गया? इन विच ईयर इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड। तो आपको बता दें भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना 1948 में किया गया और वो भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर अपना अगला सवाल जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन कंट्रीज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। कौन सा ऐसा विदेशी देश है जो कि हमारे अंडमान आइलैंड, अंडमान द्वीप से सटा हुआ है? तो आपको बता दें अंडमान द्वीप से निकट हमारा और कोई नहीं, पाकिस्तान देश है जो कि हमारा ही है। वो देश हमसे मतलब हमारे अंडमान द्वीप से सटा हुआ है। तो चलिए अब अपने अगले सवाल की ओर अपना अगला सवाल को जानते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज लोकेटेड। मतलब पेट्रोलियम का इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है? तो आपको बता दें भारतीय पेट्रोलियम का इंस्टीट्यूट जो है और कहीं नहीं हमारे देहरादून में ही, हमारे देहरादून में। कहां पर है? हमारे भारत के देहरादून में लाई करता है। तो अब चलिए अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग या विच वन इज द स्मॉलेस्ट इन द एरिया अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको बता दें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश और कोई नहीं, और वो कौन सा है? लक्षद्वीप है।
अंतिम सवाल 21वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन विच डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा ऐसा राज्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। तो ये सवाल आपके लिए कमेंट वाला सवाल है, जल्दी से जल्दी इसे कमेंट में बताएं और कमेंट में ड्रॉप करें अपने सवाल को और जवाब को भी। जवाब क्या होगा आपका, ए बी सी या डी, या तो आप सवाल का जवाब सीधा असम होगा, नागालैंड होगा, भूटान होगा कि मणिपुर होगा, इसको लिखकर आप लोग अपने अपने कमेंट में जरूर शेयर करें। यह हमारा सीरीज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम ये टोटल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके तहत हमारा जो है क्वेश्चन जो है चल रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संकलन है। प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सवाल को हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आपको ये सब सवाल अच्छे लग रहे हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपके सामने जो भी 20 सवाल आएगा उससे आप करिए। और अभी से अगर 20-20 सवाल करते रहिएगा तो आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 500 सवाल 1000 सवाल करवा रहे हैं एक दिन में, कलेक्शन हो नहीं पा रहा है। तो 20 सवाल का कलेक्शन हमको करना है और 20 सवाल में ही हम जानेंगे किस प्रकार से हमारे सवाल एग्जाम में सवाल बन रहे हैं, किस प्रकार से हमारे एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।